हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो एक छोटा सा वीडियो बनाने का मन किया मुझे, सो आई थॉट लेट मी कम टू यू एंड टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ थॉट्स आए मेरे दिमाग के अंदर कि मेरे को लगा ये थॉट्स मेरे को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, सो अकॉर्डिंगली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो ये है, आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड ध्यान रखना है। 100% आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। सी, ये जो 15 डेज होंगे, 16 डेज होंगे, जो भी आपके एग्जाम के 16-15 डेज होंगे, इसमें आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्यों सर हेल्थ ध्यान रखना ज़रूरी है? बिकॉज आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से लिख पाओगे। एंड सी, आपने अब लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 9 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स जो भी मेहनत की है, इट डज नॉट मैटर। इट इज जस्ट दैट एग्जाम विच यू गिव। सिर्फ वो 3 आवर्स विच यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन, वही मायने रखेगा। वो 3 घंटे आपको अच्छे से लिखने, अगर वो 3 घंटे आपको अच्छे से लिखने हैं तो आपको अपनी हेल्थ की पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके लिए क्या ध्यान रखना है सर? मुझे अच्छा खाना है, प्लस मुझे अच्छा सोना है। सोना भी अच्छा है, प्लीज नोट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्वियसली ऐसा होता है। सी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड में 100% ऐसा होगा कि दे विल गेट टेंस्ड, एग्जाम आ रहा है, स्ट्रेस होगा उनके अंदर, माइंड के अंदर एक्सेट्रा, बट यू डोंट हैव टू वरी। आपको आराम से रहना है। आप लोगों ने अपना मॉक टेस्ट दिया होगा या आपने कोई ना कोई प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज लिखी होगी, उसमें आपका माइंडसेट जैसा था, द सेम माइंडसेट शुड बी देयर व्हेन यू आर राइटिंग दिस एग्जामिनेशन आल्सो। सर माइंडसेट का मतलब क्या सर? माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि कैजुअल माइंडसेट के हाँ चुप के ऐसे जाके लिख के आते। नो, यू शुड बी वेरी सीरियस व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन, बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं एक एग्जाम लिख रहा हूँ, इट इज जस्ट एन एग्जाम विच आई एम राइटिंग। तो आई शुड नॉट गेट सो मच टेंस के मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनका मैं ध्यान ही नहीं रखूं और उनको मैं डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करूं एक्सेट्रा। सी, दे आर ऑल वर्किंग फॉर योर ओन बेनिफिट। तो आपको ध्यान रखना है पहली बात तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कैसे है सर? अच्छा खाना है, अच्छा सोना है। एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छा सोना चाहिए, बिकॉज आपके वो जो एग्जाम टाइम होता है ना, 2 o'clock to 5 o'clock, दैट इज ए टाइम व्हेन नॉर्मली पीपल स्टार्ट फील स्लीपी। तो मेक श्योर दैट उस वक्त अगर आपको सोना नहीं है तो आपको उससे पहले अच्छे से सोना होगा। प्लस एग्जाम लिखने से पहले, मतलब से व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जामिनेशन, आप लंच करके जाओगे ऑब्वियसली। सो लंच में आपको हैवी खाना नहीं खाना है। आपको ऐसा कुछ खाना नहीं है जिससे आपको से हैवीनेस फील हो शरीर में या डिजीनेस फील हो। तो मेक श्योर आप थोड़ा कम खाइए, 80% 70% ऑफ व्हाट यू नॉर्मली ईट। एक पानी की बॉटल आप कैरी करिए आपके साथ, एक वॉच आप कैरी करिए आपके साथ अपने एग्जाम हॉल में। और देखो, अब जो होना था वो सब कुछ हो गया है, जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। मे बी देयर विल बी स्टूडेंट्स हु वुड हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द सिलेबस, मे बी देयर विल बी स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 100% ऑफ द सिलेबस, मे बी देयर विल बी स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 150% ऑफ द सिलेबस। दे वुड हैव स्टडीड सम 15-20 बुक्स। अब आप कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको बस वही याद रखना है जो आपने पढ़ा है। आपने अगर 60% पढ़ा है, कोई बात नहीं, स्टडी दैट 60%। आपने अगर 80% पढ़ा है, स्टडी दैट 80%, बिकॉज ये जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वही आपको हेल्प करेगा। आप कुछ नया पढ़ने जाओगे 1 day बिफोर एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो मेक श्योर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो आप। एंड आज का और कल का दिन आपको 100% सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए देना है, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़नी नहीं, ना ही कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है इस पीरियड के अंदर। सो मेक श्योर दैट वॉट एवर टाइम यू हैव टुडे एंड टुमारो, आप अच्छे से अकाउंट्स पेपर पढ़ो, बिकॉज द फर्स्ट पेपर इज योर अकाउंट्स पेपर। एंड आप अपने लाइफ में पहली बार शायद से ये इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे होंगे, आप अपने लाइफ में पहली बार अपना फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, और इफ यू आर ए रिपीटर यू ऑलरेडी नो हाउ द प्रेशर इज, बट बिकॉज योर अकाउंट्स पेपर और एफआर पेपर इज योर फर्स्ट पेपर, इस पेपर के अंदर ज्यादा स्कोर अगर आपको करना है तो इसके लिए ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। सो फर्स्ट पेपर में नॉर्मली आपको प्रेशर फील होगा, नॉर्मली फर्स्ट पेपर में आपको प्रेशर फील होगा। जैसे आपने अपना पहला पेपर दिया उसके बाद में मे बी योर प्रेशर विल कम डाउन, यू विल नॉट फील सो मच टेंस एक्सेट्रा, क्योंकि आपने फेस कर दिया है कि भाई दिस इज हाउ एग्जाम वर्क्स, कि ये एग्जाम होगा, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, एंड आई विल हैव 3 hours फॉर राइटिंग दिस एग्जामिनेशन, एंड देयर विल बी 15 minutes टाइम विच इज गिवन
फॉर मी टू सी द क्वेश्चन पेपर एक्सेट्रा, अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर करना पड़ेगा। तो आप वो चीज का आप ध्यान रखो कि आप है ना आज और कल के टाइम आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट्स के पेपर के ऊपर ही ध्यान रखना है। देन आपका जो पहला 15 मिनट्स होता है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स जो एग्जाम से पहले, आप प्लीज गो टू योर एग्जाम हॉल बिफोर दैट टाइम। से आपका एग्जाम स्टार्ट अगर हो रहा है 2 बजे, आपको एग्जाम हॉल में आपकी जो सीट है वहां पे बैठना है बाई 1:30 या 1:35। बाय दैट टाइम यू शुड बी ओवर देयर। पहला पेपर है, से आप ऑब्वियसली आपको रोल नंबर चेक करना पड़ेगा, कहाँ है मेरा एग्जाम्स कहाँ होने वाला है, कौन से जो भी सेंटर, वो सेंटर कहाँ आया हुआ एक्सेट्रा, यू विल हैव टू चेक दैट। वो आप चेक आज ही कर लो। आपको क्या आज चेक करना है सर, आपका सेंटर कहाँ है वो आज ही आप चेक कर लो। मीनिंग आज एंड कल के टाइम के बीच में आप या तो आप खुद जाके चेक करो, और यू आस्क योर पेरेंट्स, यू आस्क योर ब्रदर, यू आस्क योर सिस्टर एक्सेट्रा, जो भी आपके साथ है उनको आप पूछो जो ये एग्जाम नहीं लिख रहा है, उनको आप बोलो कि प्लीज जाके एक बार मेरा सेंटर कहां पे वो देख के आ जाओ, ये एड्रेस वगैरह सब सही है क्या। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने देखा है देयर इज ए अब ये नया सिस्टम चल रहा है एवरीवेयर टू चेंज द नेम ऑफ द लोकेशंस। तो उसके कारण क्या होता है सर, मे बी इन योर एग्जाम सेंटर दे वुड हैव रिटर्न द नेम सम अदर नेम एंड बट एक्चुअल में देखिए तो दैट नेम इज कॉल्ड, दैट एरिया इज कॉल्ड बाय सम अदर नेम ओनली। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रॉपरली before your examination only you know which is your exam center etc. एंड जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हो, प्लीज उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पहले आपको 15 मिनट, जो 15 मिनट्स आपको मिलता है बिफोर एक्चुअली आंसर शीट इज गिवन टू यू, जो 15 मिनट्स आपको मिलता है उसमें आपको रैंक करना है क्वेश्चन कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को 100% आता है। बिकॉज एग्जामिनर के पास एक पेपर के लिए 5 से 7 मिनट रहता है। द पर्सन हु इज करेक्टिंग योर पेपर विल हैव 5 to 7 मिनट्स। अब उसको 5 से 7 मिनट में आपको इंप्रेस करना है। सो आप खुद सोचो, अगर मेरे को किसी को इंप्रेस करना है तो मेरे को उसको कैसे इंप्रेस करना होगा? क्या आप अपना फोटो ड्रॉ करके भेजोगे, या क्या आप अपना फोटो पेस्ट करोगे उस आंसर शीट के अंदर? नो। क्या आप उसको बोलोगे कि मैं एक बहुत ही अच्छे फैमिली से आता हूं, मेरा घर बहुत अच्छा है एक्सेट्रा? इट डज नॉट मैटर टू हिम, इट डज नॉट मैटर टू हिम। उसके पास वो सिर्फ 5 या 7 मिनट है। उस 5 या 7 मिनट के अंदर ही आपको उसको प्रूव करना है दैट यू नो द सब्जेक्ट एंड यू नो हाउ टू आंसर दिस सब्जेक्ट एंड यू आर ए पर्सन हु डिजर्व्स टू बी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, हु डिजर्व्स टू become a chartered accountant। तो आपको ये प्रूव करना है। How will you prove that? By answering the right answers, by answering the right questions, by answering the right question meaning जब आप क्वेश्चन पर पेपर पढ़ते हो ना 15 मिनट्स में, आप मार्क करो कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे को सबसे अच्छा आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है ना वो क्वेश्चन ही आपको सेव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन उसका सेकेंड बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बिकॉज देखो नॉर्मली क्या होता है कि ना, आपने अगर वो सेम सीरीज से क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट अटेंड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड अटेंड करूंगा, ऐसे उस फ्लो में जाओगे ना, मे बी देयर इज चांसेस दैट यू डोंट नो द फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो द सेकंड क्वेश्चन बेटर। तो बेटर फॉलो, देखो इट डज नॉट मैटर, एग्जामिनर ये कभी देखेगा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन कौन सा अटेंड किया है। उसके लिए वही मायने रखता है कि भाई जो भी आपने आंसर किया है वो करेक्ट आंसर किया है कि नहीं किया है। उसके पास की आंसर्स होंगे, ही इज गोइंग टू चेक द आंसर्स विद द की आंसर्स। सो मेक श्योर दैट आप प्रॉपरली सेलेक्ट करो which questions you are supposed to answer, because you have only 3 hours। अब प्लीज नोट, एग्जामिनर को ये पता नहीं है कि आप लास्ट 6 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जामिनर को ये पता नहीं है कि लास्ट 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, उस कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो। ही डज नॉट केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स। उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको बस ये लेना देना है कि आप जो 3 घंटा आपको मिला है ना, उस 3 घंटे में आप उसको कैसे प्रूव करते हो कि आपने क्या किया है, आप कैसे प्रूव करते हो। एंड प्लीज नोट, योर एम शुड बी टू राइट द पेपर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपने पेपर कैसा लिखा वो इंपॉर्टेंट है। आप ये छोड़ दो कि भाई एक बार मैंने पेपर लिख दिया, समझो कल आप जाते हो एग्जाम हॉल में एंड यू आर राइटिंग योर फर्स्ट पेपर, अकाउंट्स पेपर हो गया, बस क्लासरूम के बाहर आने के बाद जो समझो एग्जाम सेंटर से एग्जाम सेंटर की जो बिल्डिंग है वहां से एग्जाम सेंटर हॉल के बाहर आने तक आप उस क्वेश्चन पेपर को देखो, अगर आपको देखने की इच्छा हो रही है तो।
उसके बाद एग्जाम सेंटर के बाहर निकलने से पहले ही उस क्वेश्चन पेपर को फाड़ के साइड में फेंको, या उस क्वेश्चन पेपर को जला दो, या उस क्वेश्चन पेपर को आप एक डस्टबिन के अंदर फेंक दो। सर क्यों सर, ऐसा क्यों करना है? बिकॉज अगर आप वो क्वेश्चन पेपर आपके साथ अपने घर पे लेके जाओगे तो यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। आप अगर ये क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके जाओगे, आप अगर डिस्कस नहीं भी करते हो तो आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपके दिमाग में वो थॉट्स रहेंगी कि यार मैंने ये क्वेश्चन सही से आंसर किया कि नहीं किया है, मैंने ये क्वेश्चन आंसर सही से किया है कि नहीं किया है। तो आपको ये सब थॉट्स नहीं लानी है। अगर ये थॉट्स मेरे को नहीं लानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऑब्वियसली वो चीज करनी नहीं पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी सर? मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर राइटिंग द एग्जामिनेशन आई शुड नॉट सी द क्वेश्चन पेपर, आई शुड नॉट सी द क्वेश्चन पेपर। जो हो गया है वो हो गया है, उसका कुछ कर सकते हो क्या? समझो, से फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम लिखा एंड आपने एक आंसर अटेंड किया एंड आपको पता चला कि आपने इस आंसर को गलत अटेंड कर लिया। व्हाट कैन यू डू? आपके पास कोई चारा है? आप कुछ कर सकते हो उसके लिए? नथिंग कैन बी डन, राइट? नथिंग कैन बी डन। सो क्यों उस बर्डन को घर लेके जाना? उस बर्डन को घर लेके जाके आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर जो भी क्वेश्चन पेपर है या तो आप अपने पेरेंट्स को दे दो और उनको बोलो कि भाई ये चीज मेरे को देनी नहीं है, आपको ये चीज मेरे को देनी नहीं है। एंड अगर कोई पेरेंट भी देख रहा है तो प्लीज मेक श्योर आपका बच्चा जो पेपर हो चुका है उसके बारे में कुछ सोचे ही ना, जो आने वाला है उसके बारे में उसको सोचना है। बिकॉज जो आने वाला है उसके लिए टाइम कम बचा है, उसके लिए ही यू विल ऑलमोस्ट बी हैविंग 1.5 days। तो इस 1.5 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। जो पेपर की तैयारी करनी है ना वो 100 मार्क का पेपर है, दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअल पेपर फॉर 100 मार्क्स। सो मेक श्योर आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एग्जाम होने के बाद उस पेपर के बारे में डिस्कशन मत करो किसी के साथ भी। और एग्जाम का बर्डन जो भी है प्लीज डोंट कैरी टू योर हाउस, उसको कैरी नहीं करना है आपको अपने घर के लिए। नाउ थोड़े बहुत पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कि भाई सर मैंने है ना आज के दिन मैंने सिर्फ 80% पढ़ाई की है सर, मैंने सिर्फ 60% पढ़ाई की है सर, क्या मेरे को एग्जाम देना चाहिए? 100% देना चाहिए। आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया क्या? यस सर मैंने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया, तो जाके दो ना यार, तो जाके दो। वो इट डज नॉट मैटर आपने अगर 60%, 70%, 80%, समझो कि आपने 80% पढ़ा है। अब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 120 to 116 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 116 मार्क का या 120 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा। उस 116 मार्क के अंदर आपको अगर 80% आता है तो मोर देन सफिशिएंट। नो, जो आप लिखते हो ना उस 80% को इतना अच्छे से लिखो कि एग्जामिनर ढूंढे के कहां मार्क्स काटू यार इस इंसान के। उस एग्जामिनर को वो ढूंढने का मौका भी मत दो ना आपके भाई एग्जाम कहां इसका मार्क्स काट सकूं मैं। सो मेक श्योर कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड, आपको बस वो जाके अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ा है उसी को जाके अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम से एक दिन पहले। कोई आपको स्टूडेंट बोले नहीं यार ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं पूछी थी एक्सेट्रा, वो सब अब आज के दिन पे दैट इज ऑल यूजलेस टू यू। आज के दिन पे वो सब यूजलेस है, जो आपने पढ़ा है वही आपको पढ़ के जाना है आज के दिन पे। ऑल दोस थिंग्स अदर थिंग्स आर यूजलेस टू यू, अदर थिंग्स आर ऑल यूजलेस टू यू। एंड 2-3 पॉइंट्स बोलता है अबाउट हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस एंड आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। पहली बात तो ये आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर जो आपके पास आएगा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, वन इज योर थियरी क्वेश्चन, वन इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एंड सम सब्जेक्ट्स में जैसे टैक्स लाइक सब्जेक्ट्स दे हैव थियरी आल्सो एंड प्रैक्टिकल आल्सो। व्हेनेवर यू हैव ए थियरी क्वेश्चन, whenever you have a theory question एग्जाम में कोई भी टाइप ऑफ पेपर इट इज, इट डज नॉट मैटर whether it is accounts or law or it is costing or it is taxation or it is auditing etc. अगर थियरी पेपर है, थियरी क्वेश्चन है, सॉरी, अगर थियरी क्वेश्चन है, योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज, योर आंसर शुड बी व्हाट सर? पॉइंट वाइज। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज का मतलब क्या है सर? मतलब जो भी आंसर आप लिखो ना वो है ना एक पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखो। अगर आपने मेरा नोट्स देखा होगा हाउ डू आई राइट दी प्रोविजन, आप वही नोट्स को अपने इंस्टीट्यूट मटेरियल में देखो, इंस्टीट्यूट मटेरियल में एंटायर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है, बट हाउ डू आई राइट इट? आई राइट इट पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा सर? एक तो आपके पेपर की लेंथ बढ़ेगी, मतलब आपने ज्यादा लिखा है, एग्जामिनर को ऐसे लगेगा। एंड उससे ज्यादा अच्छा क्या होता है दैट एग्जामिनर को पढ़ने में इजी होगा, पढ़ने में वो इजी होगा। द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर देयर वो पढ़ने में इजी होगा। ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 crores is eligible to become a composition dealer, करेक्ट? तो वो अगर पॉइंट वाइज होगा देन इट इज गोइंग टू हेल्प हिम। एक ही लाइन में लिखने से अच्छा पॉइंट वाइज लिखो, थियरी क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखो, दैट विल एड एन एडवांटेज टू यू, इट विल गिव यू मोर मार्क्स, वो आपके मार्क्स के अंदर वेटेज क्रिएट करेगा। एंड कोई क्वेश्चंस जो होते हैं दे विल बी
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर, फॉर एग्जांपल टैक्स के अंदर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑडिट के अंदर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। केस स्टडीज क्वेश्चंस को अराउंड 3 to 4 पॉइंट्स में आंसर लिखो। 3 to 4 पॉइंट्स में मतलब कैसे सर, उस आंसर को आपको डिवाइड करना है। पहले तो फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखो। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये पर्सन का बिजनेस इतना था, इसका टर्नओवर इतना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब वेदर ही इज एलिजिबल टू बिकम ए कॉम्पोजिशन डीलर और नॉट। तो आपको लिए इसको क्या लिखना है, एज पर इन द प्रेजेंट केस मिस्टर ए had a turnover of this much in the preceding financial year, and he is supplying these different types of goods etc. Then abhi provision of the law, and the question wants us to know whether he is eligible to become a composition dealer or not. ये फैक्ट है, क्वेश्चन का फैक्ट है, मतलब ये क्वेश्चन इस चीज के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे मे बी वो 10 लाइन का क्वेश्चन होगा, बट आपको 2 लाइन में 3 लाइन में बताना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। देन आपको लिखना है उसके प्रोविजन ऑफ द लॉ, इस क्वेश्चन के रिलेवेंट प्रोविजन क्या है। ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर करने के लिए रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ क्या है, वो प्रोविजन लिखो। वो प्रोविजन लिख दिया, उसके बाद में आप एनालिसिस करो कि मीनिंग वो एज पर दिस प्रोविजन, अगर इस फैक्ट को ये प्रोविजन अप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आ सकता है, वो एनालिसिस लिखो कि भाई हाँ इन द प्रेजेंट केस कि भाई इसका टर्नओवर इतना है, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़, देयरफॉर ही इज एलिजिबल टू बिकम ए कॉम्पोजिशन डीलर एक्सेट्रा। वो एनालिसिस लिखने के बाद फाइनली अपना कंक्लूजन दो, हाँ दिस पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम ए कॉम्पोजिशन डीलर और ही इज नॉट एलिजिबल टू बिकम ए कॉम्पोजिशन डीलर, दिस स्टेटमेंट इज ए वैलिड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट एक्सेट्रा, फाइनल कंक्लूजन। सो मेक श्योर योर answer should be in this 3 point format: fact of the case, then provision of the law, and then your analysis and conclusion. Now और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू थियरी पेपर्स। थियरी पेपर में और एक चीज का जो ध्यान आपको रखना है वो है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उसको हाईलाइट करो। नॉर्मली स्टूडेंट्स का एक होता है कि भाई यार मैंने थियरी पेपर बहुत अच्छे से लिखा है, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने प्रोविजन लिख दिए है, अब उसको है ना अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। से एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी अप टू 1.5 करोड़, देन ही कैन ऑप्ट टू बिकम ए कॉम्पोजिशन डीलर एक्सेट्रा। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख रुपीज यू कैन नॉट बिकम ए, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सो व्हाट एवर द हाईलाइट पॉइंट्स आर देयर, जो भी टॉपिक इट इज, थियरिटिकल क्वेश्चन अगर हो, please underline the important points। जो भी प्रोविजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपको ऑब्वियसली पता होगा, बाय दिस टाइम यू शुड बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी कीवर्ड्स होते हैं, प्लीज हाईलाइट दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्लीज हाईलाइट दोस कीवर्ड्स। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप क्वेश्चन अटेंड करो, ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू आर अटेंडिंग, ट्राई टू स्टार्ट इन ए न्यू पेज। आपको कोई भी क्वेश्चन, भले ही आपने 2 लाइन ही लिखी होगी, मतलब से you have used only 2 lines, 3 lines, 4 lines of the previous sheet, you don't have to use that sheet, write the new answer in a new page, सर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर A, B and C है सर, टोटली 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 A राइट इन one page और 1.5 पेज, 2 पेज, जितना भी पेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेंड करते हो दैट शुड बी इन ए फ्रेश पेज, एवरी क्वेश्चन शुड बी इन ए फ्रेश पेज। एंड क्वेश्चन जो भी पेज होगा उस पेज के ऊपर आप लिखो दिस इज क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 1 B और क्वेश्चन नंबर 5 C। सो आपको ऊपर पेज के ऊपर वो लिखना है, सो दैट वो एग्जामिनर को देख के पता चले कि भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, जो आपको नहीं करनी है, देखो at intermediate level specifically, ये point I am telling you, फाइनल लेवल यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपको करनी, मतलब इफ यू डोंट नो यू डोंट डू दिस मिस्टेक। नॉर्मली आप लोगों को अगर सेक्शन नंबर नहीं पता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसए नंबर नहीं पता है, डोंट राइट इट। आपको एग्जामिनर सेक्शन नंबर के बेसिस में टेस्ट नहीं करने वाला है। सेक्शन नंबर का वेटेज शायद हाफ मार्क्स ही हो, या शायद बहुत सारे केसेस में सेक्शन नंबर का वेटेज हो ही ना। सो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू टेस्ट यू बेस्ड ऑन योर सेक्शन नंबर नॉलेज एक्सेट्रा। नो वन इज गोइंग टू टेस्ट यू कि आप सेक्शन नंबर आपको आते नहीं आते, आपको आते तो वेरी गुड, बट आपको अगर नहीं आते हैं ना, डोंट राइट इट जस्ट शो ऑफ करने के लिए। नहीं सर मेरे को लग रहा है ये हो सकता है, तो एग्जामिनर को भी लग रहा होगा कि इसको 0 दे दे, तो इसलिए आपको जो लगता है वो मत लिखिए। आपको आता है नहीं आता है, एज सिंपल एज दैट। लगना कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, यू नो और यू डोंट नो। इफ यू नो राइट इट, इफ यू डोंट नो डोंट राइट इट, जस्ट लिखिए इफ इट इज ए क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स लॉ एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, as per the provisions of company law 2013,
So whatever provision you are as per सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, सो जो भी वो एक्ट है, वो एक्ट का नाम आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू राइट द सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर सही लिखा, गुड। सेक्शन नंबर अगर रॉन्ग लिखा ना तो एग्जामिनर विल हैव 2 पॉइंट्स इन हिज माइंड। एक तो इसको पता नहीं इसका सही सेक्शन नंबर क्या है, ही इज राइटिंग रॉन्ग, एंड इसको ये भी पता नहीं जो रॉन्ग सेक्शन नंबर लिखा है वो इसके बारे में है नहीं, सो दैट विल क्रिएट ए बैड इंप्रेशन। सो बेटर डोंट राइट ए सेक्शन नंबर इफ यू डोंट नो। अगर आता है तो 100% यस यू शुड राइट इट। देन सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे लिखे, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे लिखे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी हम एग्जाम के अंदर कैसे करें, कैसे लिखे उसको। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आता है उसको प्रॉपर वे में आपको प्रेजेंट करना है। जितने भी क्वेश्चन है, से पर्टिकुलर्स की कॉलम होनी चाहिए, रुपीज की कॉलम होनी चाहिए, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। से अगर क्वेश्चन कोई कंपनी के रिलेटेड है तो राइट द नेम ऑफ द कंपनी इन द हेडिंग एंड देन राइट द टॉप कंप्यूटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम या प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जो भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, राइट दैट पर्टिकुलर हेडिंग एंड देन प्रिपेयर, जो भी उसका फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट में आप उसका आंसर करो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, प्लीज राइट। अगर आपका कोई कंप्यूटेशन है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी का पूछा है इन्होंने, दे से दैट सैलरी इज 10,000 रुपीज पर मंथ एंड उसने 12 मंथ काम किया है, सो 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000। डोंट राइट अवे राइट 1,20,000 इन द रुपी कॉलम। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,20,000। व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन आपको दिखाना है कि भाई इतना ये था इंटू दिस मच इंटू द इंडेक्स कॉस्ट, index whatever index rates are there, that will give this answer. You should show the computation, you are required to show the computation. And a practical question में I have seen students from last 1.5 months I am getting messages from the students, sir मेरा आंसर बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ but I am not getting the marks. The reason is because you are not writing the provision properly. Provision properly मतलब क्या सर? प्रैक्टिकल पेपर में आंसर आना is not the main goal. प्रैक्टिकल पेपर में the way you have written the working note for that, आपको यह आंसर कैसे आया उसका एक प्रोविजन लिखो। अगर कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, अगर आपने कोई चीजें ऐड की है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन बिकॉज ऑफ विच सेक्शन हैव यू व्हाई हैव यू इंक्लूडेड इट? इफ यू हैव नॉट इंक्लूडेड, व्हाई हैव यू नॉट इंक्लूडेड? जस्ट से एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST law, these are required to be included in value of supply. These are not required to be included in value of supply. You should write a note for that. You should write a note for that. Whether it is included or not included, you should definitely write a note about that. Just writing the provision is not going to help you. आप कोई अगर input tax credit नहीं ले सकते, then write a note about that. That input tax credit is not eligible. Then whenever you are there, GST के अंदर first question आएगा आपको to utilization of input tax credit. Always write that. That utilization of input tax credit, say IGST first use for IGST, then CGST, SGST in annual proportion, complete use of IGST should be there, then only I can go to CGST etc. जो भी वो टेबल बनाया था हमने क्लास में या जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स मोस्टली वो चीज़ नहीं लिखते, वो लिखना ज़रूरी है। एंड जितने भी ये जो इंस्टीट्यूट के रिवीजन मॉड्यूल्स वगैरह जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उसमें भी वो पॉइंट नहीं रहता है, बट बेटर यू राइट इट एंड वो यू राइट इट इन दी टेबल फॉर्मेट ओनली। यू डोंट हैव टू राइट थियोरेटिकली, राइट इन टेबल फॉर्मेट, दे विल अंडरस्टैंड। इतने एजुकेटेड है वो एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोविजन। आई थिंक दिस मच डिस्कशन इज सफिशिएंट। अब देखो प्लीज नोट, यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है और आपको और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, थिंक पॉजिटिवली बिफोर गोइंग टू एग्जाम हॉल और बिफोर राइटिंग। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया जो भी है, बिफोर सीइंग द क्वेश्चन पेपर क्लोज योर आइज एंड थिंक पॉजिटिवली कि ये जो 3 आवर्स है आई एम जस्ट राइटिंग, आई एम राइटिंग प्रॉपरली, जो भी लिख रहा हूँ मैं अच्छे से लिख रहा हूँ एंड मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। गिव पॉजिटिव अफर्मेशन टू योर सेल्फ। आप अपने आपसे पॉजिटिवली बात करो। देखो प्लीज नोट, आज के दिन है ना आप शायद अकेले होंगे, आज के दिन आपको लग रहा होगा कि मैं यार अकेला हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स नहीं है एक्सेट्रा, कोई बात नहीं। आज के दिन आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हो, बट कल के दिन व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अकेले ही काफ़ी होंगे। आज भले ही आप अकेले हो, बट टुमारो यू योरसेल्फ आप अकेले ही काफ़ी होंगे टू कॉन्कर दिस पर्टिकुलर वर्ड। सो मेक श्योर आप जो भी करो अच्छे से करो, आराम से एग्जाम लिखो, एग्जाम में हड़बड़ी नहीं करना है। एंड प्लीज नोट, एग्जाम लिखने के टाइम और एक चीज बता दो, लास्ट पॉइंट, आपकी स्पीड जो है राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन कांस्टेंट स्पीड में होनी चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है
पहला क्वेश्चन, सेकंड मतलब जो भी ड्यूरिंग द बिगनिंग 1 आवर 1.5 आवर्स, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे तो कब जाएंगे यार, तो बिगनिंग 1.5 आवर्स 2 आवर्स वो क्या करते हैं, वो एकदम आराम से धीरे धीरे लिखते हैं, इधर उधर देख के एक्सेट्रा वो धीरे धीरे लिखते हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। आप जब लिखते हो एज एन हॉर्स, घोड़े के आंखों के सामने जैसे वो बांध के रखते हैं ना, वैसे आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखना चाहिए, आपकी आंसर शीट दिखनी चाहिए, आसपास कुछ भी नहीं देखना आपको, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ बस। मीनिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पहले 2 घंटे में आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर किए एंड उसके बाद के 2 घंटे में आपने 3 क्वेश्चन, उसके बाद के 1 घंटे में आपने 3 क्वेश्चन आंसर किए। नहीं, मेक श्योर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, सो लास्ट में आपको स्क्रिबल करना ना पड़े। ओके, विद दिस बीन सेड, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एक पॉइंट बता देता हूँ, आई विल बी अवेलेबल टुमारो फुल डे। अगर किसी को भी कोई भी बात करनी है, यू कैन कॉल मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर और ऑन माई टेलीग्राम। एंड कॉल सिर्फ व्हाट्सअप या टेलीग्राम में ही उठा पाऊंगा मैं, सो व्हाट्सअप कॉल कीजिए या टेलीग्राम कॉल कीजिए, आपको जो भी डाउट है वो मेरे से पूछिए। आपको कुछ अगर बात करनी है मेरे से, प्लीज आस्क मी, आई विल बी अवेलेबल ऑन 1 November completely। आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock till 5 o'clock। आई विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से लिखो, मे बी आई विल प्रे गॉड कि भाई आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, एंड बहुत ही पॉजिटिवली यू गाइस कॉल मी ऑन 17th or 18th of January and tell your results proudly। you tell me your results, I am waiting for that moment। I am also feeling very, देखो आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को हो रही है कि आप लोग एग्जाम लिख रहे हो, एंड all of you will score very good marks in the examination। Thanks a lot, let us meet very soon after your results। Till then, tada, bye bye, take care।